गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इस लेक्चर में विजयनगर के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है। हम विजयनगर के राजस्व प्रशासन का अध्ययन कर रहे थे और आज हम विजयनगर से संबंधित कुछ प्रमुख करों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कर अदायगी। किस किस पर विजयनगर साम्राज्य में कर का भार आरोपित किया जाता था और ऐसा कौन सा वर्ग था जो कर मुक्त था। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। समकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसे व्यवसायिक कर ना देना हो। लगभग जितने भी वर्ग थे विजयनगर समाज के सभी पर कर आरोपित किया जाता था। कैकोलरों, मछुआरों, गडरिया, तेल बेचने वाले, संगीतकार तथा वैश्याओं, इन सभी पर व्यवसायिक कर आरोपित होता था। मतलब समाज के जितने भी वर्ग थे सभी पर व्यवसायिक कर लगाया जाता था। स्वर्णकार जो कि सोने का काम करते थे, उन्हें 5 पड़म कर देना था। ये वार्षिक कर लगता था। पड़म वहाँ की मुद्रा है। इन्हें 5 पड़म कर देना होता था वार्षिक तौर पर। मछुआरों को आधा पड़म वार्षिक कर देना होता था। परंतु सदाशिव राय के अभिलेखों से इस तथ्य की जानकारी मिलती है कि जो नाई वर्ग था, ठीक है, नाई वर्ग का जो व्यवसाय था उसे कर मुक्त करके रखा था। अब क्यों रखा था? संभवतः कुछ इतिहासकारों का यह मानना है क्योंकि नाई हजामत करते थे राजा की, और राजा को विजयनगर साम्राज्य में ईश्वर तुल्य समझा जाता था। इस वजह से नाइयों ने स्पर्श कर लिया ईश्वर का। संभवतः, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही था, परंतु कुछ इतिहासकारों के कहने के अनुसार नाई चूंकि स्पर्श करते थे राजा का, उनकी मालिश करने पर, उनकी हजामत करने के लिए, इस वजह से नाइयों को कर मुक्त करके रखा गया था। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस संबंध में, ठीक है। आपको तो इतना याद रखना कि नाई जो समाज था विजयनगर का, उसको कर मुक्त करके रखा गया था। उद्योगों को उनके द्वारा अर्जित आय के आधार पर उद्योग कर देना पड़ता था। मतलब सभी उद्योगों पर एक जैसा कर लागू नहीं होता था। जिस उद्योग की जैसी आमदनी हुई है उसके अनुसार उद्योग कर उन पर आरोपित किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में हीरा उद्योग बहुत ही समृद्ध था, क्योंकि आप जानते हो गोलकोंडा का जो क्षेत्र है विजयनगर के जस्ट उत्तर पूर्व में आता है। गोलकोंडा का क्षेत्र एक समृद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए हीरा उद्योग जो है विजयनगर में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था या काफ़ी ज़्यादा समृद्ध अवस्था में भी था। सामाजिक एवं सामुदायिक करों में विवाह कर महत्वपूर्ण था। विवाह कर विधवाओं पर नहीं लगता था। विधवाओं का अगर पुनर्विवाह हो रहा है तो विवाह कर नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य वर वधू पर यह विवाह कर आरोपित किया जाता था। विवाह कर वैवाहिक समारोह के आयोजन के आकार, मतलब आपने कितना बड़ा आयोजन किया है, उस अनुसार ये वैवाहिक कर आरोपित किया जाता था। आकार और विवाह में खर्च किए जाने वाले धन पर निर्भर करता था। आपने अगर सामान्य विवाह किया है, ठीक है, किसी प्रकार की सजावट नहीं करी है, बहुत से लोगों को आमंत्रित नहीं किया है, तो विवाह कर कम लगता था। लेकिन अगर आपने बहुत ही भव्य आयोजन किया है तो विवाह कर उस अनुसार आरोपित किया जाता था। यह कर वर तथा कन्या दोनों पक्षों से वसूला जाता था। मतलब वर पक्ष से भी ये कर वसूला जाएगा और कन्या पक्ष से भी ऐसा कर वसूला जाएगा। परंतु विधवा विवाह कर मुक्त था। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, विधवाओं के विवाह पर कोई भी कर विजयनगर साम्राज्य में नहीं लगता था। ऐसा विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। जब अपन ने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा था उसमें अपन ने ये देखा था कि कृष्णदेव राय ने विधवा कर को भी विवाह कर को भी समाप्त कर दिया था। लेकिन विधवा विवाह पर किसी भी प्रकार का विवाह कर नहीं लगता था, जिसका उद्देश्य था कि विधवा विवाह को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। अब कर वसूली कैसे होती थी, आइए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कर वसूली की जाती थी। तो विजयनगर साम्राज्य में इन करों की वसूली कुछ विशेष प्रकार से होती थी। पहला,
राज कर्मचारियों द्वारा राज्य की ओर से सीधे वसूल किया जाता था, जैसा कि अभी होता है वर्तमान में। इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी हैं, वे लोग कर वसूलते हैं, वेबसाइट मेंटेन करते हैं और हमें ईयरली जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के जो कर्मचारी थे वे कर्मचारी ही कर वसूली किया करते थे कुछ मायनों में। दूसरा तरीका था, सबसे ऊंची बोली बोलने वाले व्यक्ति को शासन की ओर से कर वसूली का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे बोलियां भी लगती थी, ठेका दिया जाता था और उस ठेके में जिस व्यक्ति ने सबसे ऊंची बोली लगाई है कि वो इतना कर लाकर विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को देगा, उसे वो अधिकार दे दिया जाता था कर की वसूली करने का, कि भाई तुम्हें जितना चाहिए उतना कर वसूलो, लेकिन इतना अमाउंट जो तुमने बोला है वो हमको लाकर दोगे। तो पहला तरीका क्या है, राज कर्मचारियों के द्वारा। दूसरा तरीका है ठेका दे देना। तीसरा तरीका काय का कर वसूली करने का, वो था व्यवस्था के तहत शासन द्वारा किसी संगठन या ग्राम के किसी समूह या कुछ व्यक्ति को कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता था। ठीक है, जैसे पंचायत स्तर पर पंचायत समितियां जो हैं वो कर की वसूली करती हैं वर्तमान में। विजयनगर साम्राज्य में भी ये प्रथा थी कि किसी संगठन से टाई अप करता था प्रशासनिक तंत्र और उसके आधार पर कर की वसूली की जाती थी। चौथी अवस्था क्या है, चौथी व्यवस्था क्या है, इसके अंतर्गत कुछ प्रदेशों या भू क्षेत्रों में नायक जैसे अधिकारियों को कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। जैसे अपन ने पढ़ा था नायकों के बारे में, ये उच्च कोटि की श्रेणी होती थी प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कभी कभी इन नायकों के पास भी अधिकार रहता था कर की वसूली करने का। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 4 प्रकार से कर की वसूली होती थी विजयनगर साम्राज्य में। पहला तरीका क्या था, राज कर्मचारियों के द्वारा। जो दूसरा तरीका है वो ठेका देते थे, उच्च बोली बोलने वाले व्यक्ति को ठेका मिल जाता था। तीसरा जो तरीका है, इसमें किसी सामाजिक संगठन या फिर किसी ग्राम के समूह या ग्राम समिति के माध्यम से विजयनगर का प्रशासन कर की वसूली किया करता था। और जो चौथा तरीका है वो कुछ इस प्रकार का था कि चौथी प्रकार की व्यवस्था में जो नायक होते थे वे खुद अपने अनुसार कर की वसूली कर लिया करते थे। तो ये 4 तरीकों से कर की वसूली होती थी। अब अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कि विजयनगर की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है विजयनगर की, आइए समझते हैं। आर्थिक दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य एक समृद्धशाली राज्य था। समृद्धशाली राज्य ये तो हम समझ चुके हैं कि खूब ज़्यादा उन्नति थी विजयनगर में और खूब पैसा था लोगों के पास। विभिन्न विदेशी यात्री जैसे निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पायस, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की समृद्धता की प्रशंसा की है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था और इसकी अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। तो आइए विजयनगर की कृषि को हम समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं। मुख्य आधार यह क्या था, कृषि। पूरी अर्थव्यवस्था ही निर्भर थी किस पर, कृषि पर। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। ठीक है, शासन संस्थाएं तथा व्यक्ति विशेष द्वारा कृषि के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। बंजर व जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि का विस्तार किया गया। ठीक है, ये आम जनता भी करती थी और प्रशासन भी करता था, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या था, कृषि। और जब अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है तो कृषि को उन्नत किया जाए तो अर्थव्यवस्था भी उन्नत होगी। यही कारण है कि यहाँ पर बंजर एवं जंगली भूमि को उन्नत बनाया गया। सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नहरें एवं तालाब खुदवाए गए। सिंचाई के साधनों का उपयोग करने वाले कर देते थे तथा सिंचाई के साधन की देखरेख करने वालों को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। क्लियर है, जिन्होंने सिंचाई सुविधा का उपयोग किया उनको सिंचाई कर देना होता था, और ऐसे अधिकारी जो सिंचाई व्यवस्था की देखरेख करते हैं उनको कर मुक्त भूमि
सैलरी के तौर पर दे दी जाती थी। यदि किसी व्यक्ति ने बिना किसी वारिस के मृत्यु हो जाती है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो भूमि होती थी उस भूमि को बेचकर उससे जो आय अर्जित होती थी वो सिंचाई कार्यों में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग सिंचाई के साधनों की मरम्मत के लिए किया जाता था। क्लियर है। विजयनगर साम्राज्य में चावल मुख्य कृषि उपज था। जैसा कि आप सब जानते हो, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा खाने योग्य पदार्थ ही होता है चावल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य की जो सबसे अच्छी फसल थी वो कौन सी थी? चावल। इसके अतिरिक्त दाल, चना, जौ और तिलहन व्यापक रूप से उगाए जाते थे। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में। नील और कपास की खेती भी व्यापक रूप से की जाती थी। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मसाले उगाए जाते थे। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये वाला इलाका जिसे हम कहते हैं कौन सा? मालाबार का क्षेत्र। इस मालाबार क्षेत्र पर मुख्य रूप से कृषि की जाती थी किसकी? मसालों की। ठीक है। काली मिर्च व अदरक की विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात इस साम्राज्य से किया जाता था। यानी मसालों में भी सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रसिद्ध थी? काली मिर्च। कर्नाटक के क्षेत्रों में इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता था। ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बसा ही है आज के कर्नाटक में, इसलिए काली मिर्च और इलायची का व्यापक रूप से उत्पादन होता था विजयनगर में। पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल का उत्पादन होता था। यानी आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती इलाका है ये वाला, ये क्षेत्र जाना जाता था नारियल के उत्पादन के लिए। ठीक है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र जाना जाता था किसके? मसालों के उत्पादन के लिए। कृषि की पट्टेदारी व्यवस्था को कुत्तगई कहा जाता था। मतलब पट्टे पर जो भूमि दे दी थी, जैसे हम बोलते ना पट्टे पर भूमि दे दी। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य में उसको क्या कहते थे? कुत्तगई। ठीक है। अब अपन बात करें भूमि के विभाजन की कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार से भूमि का विभाजन था। तो विजयनगर साम्राज्य का भू स्वामित्व के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, भू स्वामित्व मतलब भूमि का मालिक कौन है, इसके बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य में। जैसे स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहला है भंडारवाद ग्राम। ये बहुत जरूरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि भंडारवाद ग्राम क्या होते थे। यह सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि थी। कौन सी? भंडारवाद ग्राम। सीधे किसके नियंत्रण में रहती थी? राज्य के। राज्य के मतलब राजा के नियंत्रण में ये भूमि रहती थी। इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे। मतलब भंडारवाद जो भूमि थी उसका मालिक तो राजा ही होता था, लेकिन ये पट्टे पर दे दी जाती थी किसानों के लिए। और पट्टे पर देने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता था? अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, कुत्तगी। ठीक है। और भंडारवाद भूमि सीधे नियंत्रण में रहती थी राज्य के। यानी इस भूमि को जिसने भी कृषि के लिए यूज किया है वो कर देता था किसे? राजा को। इसके बाद ब्रह्मदेव, देवदेव या मठापुर भूमि। तो भू स्वामित्व का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है? ब्रह्मदेव, देवदेव या मठापुर भूमि। ये क्या होती थी? तो यह धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों में दान दी गई भूमि होती थी, जो कि कर मुक्त भूमि होती थी। क्लियर है? तो ऐसी भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी या फिर किसी मंदिर को दान में दी जाती थी। और जो मठ होते हैं ना हिंदू धर्म में, जो हमारी संस्कृति के केंद्र हैं, जहां से हमारी संस्कृति संचालित होती है, इन मठों के जो मठपति होते थे उनको भी ऐसी करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी। इस भूमि का ही नाम है ब्रह्मदेव, देवदेव या फिर मठापुर भूमि। क्लियर है? तीसरा जो भू स्वामित्व का प्रकार है वो है अमरम भूमि। कौन सी भूमि है? अमरम भूमि। सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले प्रदान की गई भूमि कहलाती थी अमरम भूमि। इसके बारे में भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अमरम भूमि क्या है।
क्या होती थी ये? सैनिक और असैनिक अधिकारियों को दान में जो भूमि दी गई वो भूमि कहलाती थी अमरम भूमि। अमरम के ग्रहणकर्ता को अमर नायक कहा जाता था, ये चीज भी अपन पढ़ चुके हैं। मतलब ऐसे सैन्य अधिकारी जो अमरम भूमि का उपभोग करते थे उनको क्या कहा जाता था? अमर नायक। नेक्स्ट थी उमली। उमली भूमि क्या थी? ग्राम के कुछ सेवाओं के बदले प्रदान की गई भूमि थी और ये भी करमुक्त होती थी। मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर किसी व्यक्ति ने निवास किया और ग्राम प्रशासन को संचालित किया, उसकी सेवा के बदले उसको एक करमुक्त भूमि दी जाती थी जिसे कहा जाता था उमली। नेक्स्ट है रत्त या खत्त कोडगे। क्या नाम है? रत्त या खत्त कोडगे। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों या युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को कहते थे रत्त या खत्त कोडगे। मतलब एक व्यक्ति युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया तो उसके परिवारजनों को जो भूमि दी जाती थी वो कहलाती थी रत्त या खत्त कोडगे। इसके बाद होती थी छठवीं भूमि या छठवां भूस्वामित्व का प्रकार जिसे कहा जाता था कुट्टिगी। क्या बोलते थे इसे? इसे कहा जाता था कुट्टिगी। और एक कुट्टिगी क्या है तो आइए समझना। यह पट्टे पर दी गई भूमि थी। कुट्टिगी वस्तुतः नगद या जिन्स के रूप में उपज का अंग था जिसे किसान भूस्वामी को प्रदान करता था। क्लियर है? मतलब कोई भूस्वामी होगा जिसने अपनी भूमि पट्टे पर दी थी। जैसे मेरे पास भूमि है और मैं किसी प्रशासनिक काम में लगा हुआ हूं या सरकारी नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं जाकर खेती किसानी करूं अपनी ज़मीन पर, तो मैं क्या करूंगा, जो व्यक्ति आया है मेरे पास जिसने ये फिक्स किया है कि भाई साहब मैं आपको इतना रुपया दूंगा, ये भूमि मुझे 1 साल के लिए दे दो खेती के लिए, मैंने उसको दे दी, उसे बोलते पट्टे पर भूमि देना। ठीक है, ऐसी भूमि विजयनगर साम्राज्य में कहलाती थी कुट्टिगी। ठीक है, भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी को वारम कहा जाता था। ठीक है, मतलब मेरे बीच में और मैंने वो भूमि खेती के लिए जिस किसान को दी है, अगर मैं उससे पैसा ना लूं, मैं उससे ये बोलूं कि भाई तुम्हें उपज का जितना भी होगा उसका 1/4 भाग मेरा, तो हमारे बीच में ये जो अनुबंध हुआ है ना कि उपज के भागों का विभाजन, उसको कहा जाता था क्या? वारम। कृषक मजदूर कूदी कहलाते थे। मतलब ऐसे लोग जो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसानी का कार्य कर रहे हैं, मजदूरी का कार्य कर रहे हैं किसानी क्षेत्र में, उनको कहा जाता था क्या? कूदी। कभी कभी भूमि की खरीद व बिक्री के साथ कृषक मजदूर भी हस्तांतरित कर दिए जाते थे। क्लियर है? क्योंकि एक जो कृषक मजदूर है जिसे कहा जाता है कूदी, उसका तो घर ही मेहनत करते हुए संचालित हो रहा है, तो जब भूमि का हस्तांतरण किया गया तो ये मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। और ये हम बोल सकते हैं जो कूदी थे ना, जो कृषक मजदूर थे, इनके हस्तांतरण की भी बात यहां पर की गई है। विजयनगर राज्य में भूमि पर अधिकार करने वालों को एक और श्रेणी भी थी जो सिंचाई में पूंजी निवेश करते थे। इसे तमिल क्षेत्र में दासवंदा या दसावंदा और आंध्र तथा कर्नाटक क्षेत्र में काटुकोडगे कहा जाता था। क्या होते थे ये लोग? ये ऐसे बड़े बड़े आदमी होते थे जिनके पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ये कृषि के स्थान पर सिंचाई पर पैसा इन्वेस्ट करते थे, जिससे सिंचाई व्यवस्था बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसी श्रेणियों को तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कहा जाता था दसावंदा, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले इलाके में इनको कहते थे काटुकोडगे। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं रक्त कोडगे की। रक्त कोडगे के बारे में अब भी जस्ट अपन ने डिस्कस किया है, शायद ये रिपीट हो गया है। ये क्या था? रक्त कोडगे ऐसी भूमि होती थी जो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को दान में मिलती थी, उसको कहते थे रक्त कोडगे। अब अपन पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापार किस प्रकार का होता था। तो जरा एक बार नजर मारिए व्यापार पर, किस प्रकार का व्यापार होता था विजयनगर साम्राज्य में।
इस काल में देशी एवं विदेशी व्यापार की प्रगति थी। मतलब ना सिर्फ विजयनगर के आंतरिक इलाकों में व्यापार होता था, बल्कि विजयनगर साम्राज्य का विदेशी शक्तियों के साथ भी बहुत बड़ा व्यापार था और उच्च कोटि के व्यापारिक मार्ग इन्होंने तैयार कर लिए थे। व्यापार स्थल व जल दोनों ही मार्गों से होता था। मतलब स्थलीय क्षेत्र से भी व्यापार होता था और समुद्री क्षेत्र से भी व्यापार होता था। समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथों में था। क्लियर है? जैसे अपन ने ये देखा कि अरबों से घोड़ों का व्यापार हुआ, पुर्तगालियों से घोड़ों का व्यापार हुआ, तो ये सब काय की द्योतक है? विदेशी व्यापार के ही द्योतक है ना। पश्चिमी तट अर्थात मालाबार में विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण कालीकट या कोझिकोड नामक बंदरगाह था और उस बंदरगाह से ही वस्तुओं को निर्यात किया जाता था विदेशों में। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर के पास लगभग 300 बंदरगाह थे और उनके हिंद महासागर के द्वीपों से व्यापारिक संबंध थे। मतलब हिंद महासागर में जितने भी द्वीप है ना, जैसे मॉरिशस, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सारे द्वीपों से व्यापारिक संबंध थे किसके? विजयनगर के। बारबोसा ये भी एक विदेशी यात्री था जो विजयनगर के शासन काल के दौरान आया था। बारबोसा ने लिखा है कि दक्षिणी भारत के जलयान का निर्माण मालद्वीप में होता था। मालद्वीप भी हिंद महासागर का एक प्रमुख द्वीप है। कहां पर होता था इन जहाजों का निर्माण? मालद्वीप पर। इन्हें जलयान निर्माण कला का अच्छा खासा ज्ञान था। किन्हें? मालद्वीप के लोगों को। क्लियर? अब अपन बात करते हैं विदेशी व्यापार की थोड़े से डिटेल में। तो विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध से स्पष्ट होता है कि विजयनगर का विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था, जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार इनका हुआ है पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर का विदेशी व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया, पुर्तगाल आदि देशों से था। मतलब उस समय की जितने भी देश ऐसे थे जो विदेशी व्यापार करने के इच्छुक थे, उन सभी के साथ विजयनगर साम्राज्य का व्यापार संचालित हो रहा था। कपड़ा, चावल, शोरा, चीनी, काली मिर्च, अदरक, मसाले, इत्र, इन देशों को निर्यात की वस्तुएं थी। मतलब ये चीजें इन देशों को निर्यात की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य में उत्पादित कृषि उत्पाद या फसल में काली मिर्च का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था। यानी सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली, मसालों में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? काली मिर्च। विजयनगर में हीरे का भी निर्यात किया जाता था। जैसा कि अभी अपन ने समझा कि हीरे का जो व्यापार था वो अपनी समृद्ध अवस्था में था, इसलिए विजयनगर से हीरे का भी व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था। नूनिज ने लिखा है कि यहाँ के हीरे की खानें विश्व में सबसे बड़ी खानें थीं। गोलकुंडा वाला क्षेत्र था या दक्षिण भारत का जो प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र है वो विजयनगर साम्राज्य में ही आता था, इसलिए हीरे का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा समृद्ध अवस्था में हुआ करता था। हीरे की बड़ी खानें कृष्णा नदी के तट पर कुरनूल तथा अनंतपुर में थीं। तो ये प्रमुख इलाके थे विजयनगर से जहां से हीरों का उत्पादन किया जाता था। आयात के वस्तुओं में मतलब ऐसी चीजें जो विदेशों से विजयनगर में मंगाई जाती थी, घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि प्रमुख थे। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु घोड़े थे। ठीक है, सबसे प्रमुख निर्यातित वस्तु काली मिर्च थी और सबसे ज्यादा आयातित वस्तु घोड़े थे। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि पहले अरबियों से घोड़े मंगाए जाते थे, फिर पुर्तगालियों से घोड़े मंगाए जाने लगे। बहमनियों ने उत्तर भारत से हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि यहां पर विजयनगर था, ठीक है, और यहां पर बहमनी था। ठीक है, उत्तर भारत में ये जो क्षेत्र था ये घोड़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन इन बहमनियों ने घोड़ों का व्यापार ही अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि बीच में आकर बैठ गए थे कौन? बहमनी।
इसीलिए विजयनगर साम्राज्य द्वारा श्रीलंका और पेगू से हाथियों का आयात किया जाता था। सोचो, इनके पास बड़े बड़े जहाज होंगे तभी तो ये हाथियों का आयात कर लिया करते थे। मूल्यवान पत्थर का भी आयात पेगू से किया जाता था। पेगू भी एक छोटा सा द्वीप है, कहना चाहिए कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। मलक्का से मखमल तथा चीन से साटन, रेशमी, जरीदार एवं बूटेदार कपड़ों का आयात विजयनगर में किया जाता था। ये तो बात हो गई विदेशी व्यापार की। अब अपन बात करें आंतरिक व्यापार की, तो विदेशी व्यापार के साथ साथ विजयनगर का आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में ही था। इस समय लंबी दूरी के आंतरिक व्यापार का विकास हुआ। लंबी दूरी के आंतरिक व्यापार का विकास हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ विजयनगर के आंतरिक इलाकों में ही व्यापार होता हो, विजयनगर और उसके पड़ोसी राज्यों से भी विजयनगर का व्यापार संचालित होता था। इसलिए लंबी दूरी का आंतरिक व्यापार यहां पर संचालित किया जाने लगा। वस्तुएं काबड़ी मतलब सिर पर बोझा ढोने वाले लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई जाती थी और ले जाई जाती थी। खच्चर, बैलगाड़ी एवं गधों पर भी लाद कर वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई जाती थी और ले जाई जाती थी। मार्ग में यात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यवस्था की जाती थी। मतलब ये लोग जो थे ना, सौदागर जिन्हें बोलते थे, जो आंतरिक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे और लाते थे, तो इनके प्रबंधन किया, मार्ग में इनको कोई दिक्कत ना आए इसके लिए प्रशासन पूरी बंदोबस्त कर रखता था। तटीय व्यापार के लिए नौ परिवहन का प्रयोग होता था। नावों का अक्सर प्रयोग होता था, कहना चाहिए समुद्रों से व्यापार के लिए जहाज़ों का निर्माण कैलीकट में किया जाता था। और कहां पर होता था? मालदीव पर। स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए नगरों में नियमित रूप से मेलों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, क्योंकि मेला भरता था तो एक ही स्थान पर सभी प्रकार के व्यापारियों का जमावड़ा हो जाता था, तो जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। मेलों का आयोजन समीप के कस्बों के व्यापार संघों द्वारा किया जाता था। इसकी देखभाल और व्यवस्था भी व्यापार संघ के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी, जिसे पट्टन स्वामी कहा जाता था। ठीक है, तो पट्टन स्वामी कौन थे? जो इस प्रकार के मेलों का आयोजन करवाते थे और इनकी व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया करते थे। वस्त्रों की बुनाई, खान खनन एवं धातु शोधन विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे। धातु कर्म व्यवसाय सर्वाधिक उन्नत अवस्था में हुआ करता था। ठीक है, मतलब धातु कर्म व्यवसाय क्या? धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, इसको बोलते हैं अपन धातु कर्म व्यवसाय, जो अपनी उन्नत अवस्था में यहां पर हुआ करता था। छोटे व्यवसायों में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय गंधी का था। ये इत्र का व्यापार करते थे। तो गंधी कौन थे? गंधी ऐसे व्यक्ति होते थे जो इत्र का व्यापार किया करते थे, इत्र बेचा करते थे। विजयनगर में व्यापारियों को या व्यापारियों की श्रेणी संपन्न थी, विशेषकर चेट्टी समुदाय अधिक प्रभावशाली था। तो विजयनगर साम्राज्य का ये जो चेट्टी समुदाय था, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ करता था और राज दरबार में इससे सम्मान और प्रभाव भी प्राप्त था। यानी विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग जो था उसको क्या कहते हैं? चेट्टी। क्या बोला जाता था उन्हें? उन्हें कहा जाता था आर्थिक संस्था के रूप में मंदिर। किस प्रकार से मंदिर आर्थिक संस्था के रूप में यूज किए जाते थे, या मंदिर किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करते थे, इसको बहुत बारीकी से समझना। विजयनगर युग में मंदिरों को अर्ध राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। अर्ध राजनीतिक अधिकार का तात्पर्य यह होता है कि मंदिर अपनी स्वयं की योजनाएं का निर्माण कर सकते थे, उसको कहते हैं हम अर्ध राजनीतिक अधिकार। वे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। कौन? मंदिर। मंदिरों को अनुदान के रूप में सर्वमान्य भूमि प्राप्त थी। मतलब मंदिरों को प्रशासन से जो भूमि प्राप्त होती थी उसको कहा जाता था सर्वमान्य भूमि। पूजित
देवी देवताओं को सैकड़ों गांव का अनुदान प्राप्त होता था। ये गांव देवदान कहलाते थे, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का इकलौता हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, इस वजह से जो देवी देवता वहां पर पूजे जाते थे, उनको बड़े बड़े लोग या प्रशासन स्वयं बहुत सी भूमि दान में दे देता था, या देवी देवताओं के नाम पर भूमि चढ़ा दी जो मंदिर के अंडर में आ गई। ऐसी भूमि जो देवी देवताओं को दान स्वरूप दी जाती थी, उसको कहा जाता था क्या? देवदान। ठीक है, देवदान गांवों की आय से धार्मिक कर्मचारियों को पोषण प्राप्त होता था। मतलब देवदान जो भूमि है, उस भूमि से जो इनकम हो रही है, उससे उन लोगों का भरण पोषण होता था जो लोग मंदिरों के काम में जुटे हुए हैं, मंदिरों के काम कर रहे हैं। ठीक है, या मंदिर के कर्मचारी हैं, उनका भरण पोषण हुआ करता था। कभी कभी मंदिर अपनी व्यवस्था के लिए स्थानीय कर भी वसूलते थे। मतलब अगर मंदिरों को कोई भव्य आयोजन करना है और पैसों की कमी पड़ रही है, तो स्थानीय स्तर पर मंदिर जो है चंदा लेते थे या कर वसूलते थे। कृष्णदेव राय ने भोजमंडलम में शिव और विष्णु के मंदिरों को 10,000 वराह दान में प्रदान किए। 10,000 वराह वहां की मुद्रा थी, इतना दान दे दिया था किसने? कृष्णदेव राय ने। और इन मंदिरों को इतनी ही धनराशि कर के रूप में वसूल करने की अनुमति भी प्रदान की थी कि 10,000 वरा तो स्वयं कृष्णदेव राय ने दान दिए, और इतना ही पैसा अर्जित ही कर सकते थे कौन? ये मंदिर। मंदिर विशाल भूस्वामी होते थे। अब देखो, एक तो ये देवदान भूमि मिल रही है उनको, एक सर्वमान्य भूमि मिल रही है, उसके बाद कर वसूल करने का अधिकार है, उसके अलावा राजा महाराजा जो विजयनगर के हैं वो भी दान में बहुत सारी ज़मीनें दिया करते थे इन मंदिरों के लिए। तो क्या होता था, ये मंदिर जो हैं इनके पास भूमि बहुत बड़ी आ जाती थी, या बहुत ज़्यादा भूमि एकत्रित हो जाती थी, इसलिए ये मंदिर कहलाते थे विशाल भूस्वामी। अभी भी देखो ना, इस क्षेत्र के जो मंदिर हैं उनके आप दरवाजे खोलो या उनके खजानों में देखो, इतना पैसा है दक्षिण भारत के मंदिरों के पास, इतना बड़ा सोना है कि भारत का एक नहीं अपितु 10 साल का बजट चल जाएगा इन मंदिरों का पैसा अगर भारत की अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाए तो। इतना पैसा है इन मंदिरों के पास। और कैसे आया पैसा? तो ये इतिहास आपको बता रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के पास इतनी रकम, इतना पैसा, इतनी समृद्धता कैसे आई है। भूस्वामी होते थे, उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त था। मतलब ये मंदिर चाहें तो वो भूमि को बेच भी सकते थे। इसके अतिरिक्त मंदिर बैंकों के रूप में भी कार्य करते थे। क्लियर है? जरूरतमंद व्यक्ति व ग्राम सभाओं को ऋण भी प्रदान किया करते थे कौन? ये मंदिर। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण की अदायगी नहीं कर पाता था तो वहां मंदिर को अपनी कुछ भूमि बेचकर ऋण मुक्त भी हो सकता था। क्लियर है? मतलब जिस प्रकार से वर्तमान के बैंक संचालित हो रहे हैं, वैसे ही उस समय के या विजयनगर काल के मंदिर भी संचालित हुआ करते थे। मंदिर लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देते थे। शिलालेखों में मंदिरों की व्यवस्थापकों द्वारा बुनकरों को विशेष संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख प्राप्त है। अगर ये बुनकरों को संरक्षण दे रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि वे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा भी दिया करते थे। मंदिर अपनी आय से जंगलों को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाते थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या था? कृषि। और मंदिरों के पास पैसा अच्छा खासा था, इस वजह से ये जंगलों को काटकर जंगल की जो भूमि है उसको कृषि के लिए उपलब्ध करा दिया करते थे। सिंचाई के लिए नहरें एवं तालाब का निर्माण भी करवाते थे मंदिर अपनी आय से। तिरुपति मंदिर को राज्य से प्राप्त नगद धर्म दोनों को पुनः सिंचाई कार्यों में उपयोग होता था। क्लियर है? श्रीरंगम मंदिर में नगद अनुदानों का प्रयोग तिरुचिरापल्ली के व्यवसाय संघों को व्यावसायिक ऋण प्रदान करने में किया जाता था। मतलब कुछ मंदिर ऐसे थे कि उनको जितना भी चढ़ावा आया उन्होंने जन कल्याण में उस पैसे को लगा दिया। जैसे तिरुपति मंदिर जो है उसको जो पैसा प्राप्त हुआ
वो पैसा उसने नगद धर्म दोनों में पुनः सिंचाई कार्यों में लगवा दिया। ठीक है। इसके अलावा श्रीरंगम मंदिर जो था, इसके नगद अनुदानों को त्रिचनापल्ली, इसके जो नगद अनुदान थे उन्हें त्रिचनापल्ली के व्यावसायिक संघों में लगा दिया गया। क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमको ये बात पता चलती है कि विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर थे ये ना सिर्फ एक पूजनीय स्थल थे बल्कि अर्थव्यवस्था का भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में संचालित हुआ करते थे। क्लियर है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं विजयनगर में, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।